वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपने ऊपर मजीद कातिलाना हमलों का खदशा जाहिर कर दिया है। फ्रांसीसी न्यूज चैनल को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि मेरी जान को अभी खतरा है, वो लोग दोबारा मुझे खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। साबिक वजीर आजम ने कहा कि मुझे रास्ते से हटाने का वाहिद तरीका मुझे खत्म करना है, लिहाजा खतरा मौजूद है। सवाल यह है कि क्या इमरान खान के खदशात दुरुस्त हैं? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नाजिर महमूद साहब ने, अंबर शमसी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, नसीम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर नाजिर, आपके जानिब आऊंगी। खान साहब ने जो ये खदशा जाहिर किया है कि उनकी जान को खतरा अब भी मौजूद है, ये खदशा दुरुस्त है? मेरा ख्याल है बिल्कुल दुरुस्त है, और ये सिर्फ इस तरह के खदशे इमरान खान को नहीं बल्कि तमाम हमारे जो सियासी रहनुमा हैं उनकी ज़िंदगी को ख़तरा रहता है और हमेशा ख़तरा रहता है। हमने बड़े बड़े लोग गंवाए हैं मुख्तलिफ़ हमलों में। एक तो हमारा माशरा मजमूई तौर पर तशद्दुद की तरफ राग़िब है, और लोग जो हैं जो कातिल होते हैं वो यही समझते हैं कि शायद जो हमारा मुखालिफ है उसको मंजर से हटा देने से, मार देने से मसला हल हो जाएगा। तो पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब का खदशा मेरे ख्याल में बिल्कुल दुरुस्त है, और इस तरह के हमलों के इम्कानात मौजूद होते हैं, न सिर्फ इमरान खान के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। अब दूसरी बात की तरफ आते हैं कि अब इसका हल क्या है। देखें, इमरान खान साहब ज़्यादातर जो मूव करते हैं वो पंजाब और KP खैबर पख्तूनख्वा में मूव करते हैं। दोनों जगह पर इनकी हुकूमतें हैं, तो इनको सूबाई जो हुकूमतें हैं इनकी, उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी इनको देनी चाहिए। जो पंजाब में भी ये हुआ, उसके जिन लोगों से कोताही हुई, क्योंकि जाहिर है इस तरह का हमला होना एक सिक्योरिटी की नाकामी थी ना, पंजाब हुकूमत की नाकामी थी, पंजाब पुलिस की नाकामी थी। तो उस पर जो है वो पंजाब हुकूमत को एक सॉलिड ठोस कदम उठाना चाहिए था, वो नहीं उठाया। अब आगे क्या करना चाहिए? आगे इनको बेहतरीन किस्म की सिक्योरिटी फराहम करनी चाहिए, पंजाब में भी, KP में भी, और जब ये सिंध जाते हैं या बलूचिस्तान जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं पूरी सिक्योरिटी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो हमारे सियासी रहनुमा है वो एक बड़े मखमसे का शिकार होते हैं कि अगर वो आवाम में जाते हैं तो ख़तरे का शिकार हैं, अगर आवाम में नहीं जाते तो वो अवामी रहनुमा नहीं रहते। क्योंकि जो सियासी रहनुमा है उनको तो कहीं ना कहीं से इलेक्शन जीतना है ना, अपने हल्के में जाना है। अगर वो सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ते हैं फिर भी आवाम में जाना है, तो आवाम से दूर तो वो रह नहीं सकते। यानी ये नहीं कहा जा सकता कि जी मेरी जान को खतरा है तो मैं आवाम में नहीं जाऊँगा। आवाम में तो जाना पड़ता है, वरना तो लोग जो हल्के के लोग हैं वो कहेंगे कि जी आप 5 साल नजर नहीं आए फिर आ गए, तो आपको जाना पड़ता है। तो ये बड़ा मुश्किल फैसला होता है। इसका हल सिर्फ यही है कि आवाम में जाएं जरूर, लेकिन जाने से पहले भरपूर सिक्योरिटी के इंतजाम करके जाएं। और आखिरी हल इसका यह है कि हमारे माशरे में मजमूई तौर पर इस शऊर की ज़रूरत है कि भाई जो मुखालिफ है उसको बर्दाश्त करो, उसको मार कर रास्ते से हटाना मसले का हल नहीं है। सही। अंबर, जिस तरह से डॉक्टर नाजिर साहब ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ा दी जाए खान साहब की, ये एक तरीका भी है। अगर खान साहब को खदशा है तो क्या ये बेहतर नहीं है कि वो लॉन्ग मार्च को फौरी तौर पर रोक दें, जलसे जुलूस जो है वो ना करें फ़िलहाल के लिए? देखिए, इमरान खान साहब पे कातिलाना हमला हुआ और बार बार वो अपने सिक्योरिटी के और अपने पे जो उनको जो धमकियां देती रही उस पर बावर लोगों को करवाते रहे। तो मेरे ख्याल में शक किसी को होना नहीं चाहिए कि उन पे दोबारा हो सकता है हमला। लेकिन साथ साथ जब हमें भी पता था और बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जिसमें एजाज चौधरी साहब भी शामिल है, उन्होंने ट्वीट भी किया था, वो बार बार कहते रहे कि उनको तो मुसद्दक़ा इत्तलात थी कि हमला होने वाला है। तो सवाल फिर ये पैदा होता है कि एक जो डायलेमा जिसकी बात कर रहे थे डॉक्टर नाजिर, वो बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, लेकिन अगर आपने लोगों में जाना भी है तो अपनी हिफाजत ज़रूर करनी चाहिए। और जाहिर है जो लोग आपके जलसे जुलूसों और लॉन्ग मार्चेस और धरने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी भी जाहिर जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। तो आपको याद होगा कि जब उन पर कातिलाना हमला हुआ उस वक्त भी जो पंजाब के होम डिपार्टमेंट है उन्होंने जारी किया था, बताया था कि खान साहब की सिक्योरिटी को किस तरह से होना चाहिए, बुलेट प्रूफिंग होती है, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ज़रूर करें। मेरे ख्याल में वो शायद इस अब नहज पे पहुंच गए हैं कि उतने आगे बढ़ गए कि पीछे हट नहीं सकते, जिसकी वजह से ये कह सकते हैं कि सिक्योरिटी के इंतजाम बेहतरीन होने चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में एक और बहुत अहम चीज़ है और वो है तहकीकात।
खान साहब ये तो कह रहे हैं कि उन पर जाहिर है उनको धमकियां हैं, उनको खदशा है कि दोबारा से उन पर हमला हो सकता है, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जो हमला हुआ है उसकी भी तो तहकीकात आगे नहीं बढ़ी। जो JIT बनी थी वो भी मसले का शिकार है, 4 बार उसमें तब्दीलियां हुई हैं। अब वफाक और जो पंजाब हुकूमत है उसमें भी लड़ाई झगड़ा पैदा हो गया है, CCP और लाहौर को JIT के हेड बना दिया है। तो बहुत सारे मसाइले जहाँ कम से कम तहकीकात भी नहीं आगे बढ़ रही, और इसके उस पर इन्हिसार नहीं है कि FIR इतनी देर से दर्ज क्यों हुई और परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर हैं। इससे ये भी है कि फिर आपकी संजीदगी भी नजर नहीं आती कि जो बाकी एक हमला हुआ जो आपको नजर आया वो हम उसमें कुछ सवालात के जवाब भी हमें कुछ नहीं मिल सके फिलहाल, अभी तक मजीद आगे नहीं बढ़ सकी बात। तो मेरे ख्याल में कि सिक्योरिटी ज़्यादा फुल प्रूफ होनी चाहिए। खान साहब बल्कि उनका जमहूरी हक है, वो अपने जलसे जुलूस और धरना करते रहें, लेकिन 2 चीज़ें उनको ज़रूर अब करनी चाहिए। सिक्योरिटी को यकीनी बनाना चाहिए और ये तहकीकात आगे बढ़नी चाहिए। सही। आपके ख्याल में सिक्योरिटी के साथ साथ तहकीकात जो गुज़श्ता वाक़या हुआ उसकी होनी चाहिए। नसीम सिद्दीकी साहब, एजाज चौधरी साहब के पास मुसद्दक़ा इत्तलात थी, खान साहब कह चुके हैं कि मैंने तो 6 हफ्ते पहले जलसे में बता दिया था कि मुझ पर हमला हो सकता है और हमला हो गया। जब पता था तो फिर सवाल तो ये भी बनता है कि फिर एहतियात क्यों नहीं की गई खान साहब की जानिब से, क्यों उन्होंने बुलेट प्रूफ रोस्टर्स या फिर शीशों का इस्तेमाल नहीं किया जब वो लॉन्ग मार्च के लिए निकले? देखिए, जो हालात मौजूदा चल रहे हैं उसमें तो बिल्कुल इनको चाहिए था कि ये एहतियात के साथ चले, लेकिन जिस तरह ये लॉन्ग मार्च चल रही है उसमें कहाँ पे बुलेट प्रूफ लगाएंगे। वो लाजमी बात है, जो लीडर होता है उसकी कोशिश होती है कि वो आवाम से बराह रास्त बात करें। मसला तो ये है कि जिस तरह डॉक्टर नाजिर ने भी कहा और अंबर ने कहा कि जो सिक्योरिटी के मामला थे, मतलब एक शख्स गन लेके इतने बड़े जलसे के अंदर घुस गया है, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज जो लोकल भी हैं जो अपना सब कुछ देख रही थी उनको नहीं पता चला कि कौन किस तरह अंदर दाखिल हो गया। बाकी तो आपने देखा है कि बाकी तो जिस तरह सहाफ़ियों के साथ होता है या दूसरों की रैकी होती है, वो यहाँ पर अगर कर ली जाती तो बेहतर तरीके से पता चल सकता था कि आप प्लान बनना है। लेकिन इसमें बिल्कुल पंजाब गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी थी, क्योंकि जब इस तरह की लाइफ थ्रेट्स आ रही थी, इमरान खान साहब ने भी कहा कि मुझे लाइफ थ्रेट है, उसके अलावा एजाज चौधरी साहब ने भी कहा। अगर आपको याद होगा तो जब अप्रैल में हुकूमत गई थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, तो जो DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें मेरा ही सवाल था उनसे कि उनको डेथ थ्रेट्स हो सकती हैं। तो बात यह कि ये तमाम मामलात जो है ये देखने पड़ेंगे और तहकीकात वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप तहकीकात नहीं करेंगे तो आप असल मुजरिमों तक नहीं पहुंच सकेंगे। आपको याद होगा जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की शहादत हुई थी, उसके फ़ौरन बाद जो है जाए वकुआ को धो दिया गया था और सबूत मिटा दिए गए थे। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, FIR फौरी तौर पर कटनी चाहिए थी। और मेरे ख्याल से खान साहब को भी मेडिको लीगल के लिए किसी सरकारी हॉस्पिटल पहले तो जाना चाहिए था, जो कि एक रिक्वायरमेंट है कानूनी तौर पे। अगर शुरू में ही चीज़ें डिस्टॉर्ट कर दी जाएंगी तो फिर असल मुजरिमों तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन दूसरी एक बहुत अच्छी बात की डॉक्टर नाजिर ने कि हमें आवाम को शऊर देना है। ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ती चली जा रही है, नफ़रतें बढ़ती चली जा रही है, इनको किसी ना किसी तरह कम करना पड़ेगा। सियासी लीडर्स को जो है वो आपस में मिलजुल के बैठना पड़ेगा और इस मसले का हल ढूंढना पड़ेगा। जी मुज़म्मिल साहब, खान साहब का ये खदशा हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? हुकूमत ने तो उन्हें मैक्सिमम सिक्योरिटी दी हुई है। किसी भी साबिक़ वज़ीर आज़म को इतनी सिक्योरिटी नहीं मिली हुई थी जितनी इमरान खान साहब के पास है, चाहे वो बनी गाला हो या पंजाब में हो। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मुझ पर मज़ीद कातलाना हमलों का ख़दशा है। मुझे ये नैरेटिव बिल्डिंग लगती है और उसकी वजह है कि अगर इमरान खान साहब वाकई तहकीकात में संजीदा हों तो उन्हें वज़ीराबाद के एडिशनल सेशन जज के जो उनके कारकुन ने पटिशन की 22/22B की FIR दर्ज कराने के लिए, उसमें कहा कि जो FIR है उसमें इमरान खान साहब जाएं और जाकर अपना बयान रिकॉर्ड कराएं और तीनों मुलजमान को नामजद कर दें। सिर्फ FIR में तो आदमी नामजद नहीं होता, आदमी तो ज़िमनी में भी नामजद हो जाता है। जब मुलज़िम जाके, जब इमरान खान साहब अगर सुबह तफ्तीशी अफसर के पास जाएं और कहें कि मेरे मुलज़िम ये हैं, आप ये तहकीकात करें, तो तफ्तीशी अफसर उन मुलजमान की तहकीकात करने का पाबंद है। लेकिन ना इमरान खान साहब ने किसी अदालत में अपने दस्तखतों से FIR दर्ज करने की कोई दरख्वास्त दायर की
कभी पीटीआई के एमएनए से कराते हैं, कभी जुबैर नियाजी से कराते हैं, खुद नहीं देते। कानूनी तकाजा है कि उन्होंने खुद अगर अपनी एफआईआर दर्ज करानी है तो खुद करानी है। को उनकी पार्टी तो उनके बिहाफ पे एफआईआर नहीं दर्ज करा सकती क्रिमिनल लॉ में। और दूसरी बात, तफ्तीशी को जाके बयान जमा कराना है। आज गुजरांवाला की अदालत में पेश किसी अदालत में या किसी थाने में और जाकर एफआईआर दर्ज कराएं या दरखास्त दें? अब तो एफआईआर दर्ज है, उन्होंने उसमें जाके बयान रिकॉर्ड कराना है कि मेरे मुल्ज़िम ये हैं। वो जाएं और अपना बयान, उन्हें अदालत ने भी ये कहा है कि आप जाकर तफ्तीशी अफसर के पास अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। उनकी पंजाब में हुकूमत है, वो तफ्तीशी अफसर को ज़मान पार्क में भी बुला सकते हैं, जाने की ज़रूरत नहीं है। वो तफ्तीशी अफसर उनका बयान रिकॉर्ड करने ज़मान पार्क भी आ जाएगा, वो रिकॉर्ड कराएं और नामजद करें अपने मुल्ज़मान को। अदालत ने उन्हें हिदायत दे दी है, एडिशनल सेशन जज वज़ीराबाद ने, और उनकी तहकीकात हो जाएंगी। लेकिन मुझे ये नैरेटिव बिल्डिंग का खेल लगता है। तो इसका फायदा क्या होगा मुज़म्मिल साहब? नैरेटिव बिल्डिंग का फायदा क्या होगा? नैरेटिव बिल्डिंग के लिए कि वो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को, एस्टैब्लिशमेंट को और बैकफुट पे रखना चाहते हैं कि आप मुझे कत्ल करना चाहते हैं, मेरी एफआईआर नहीं दर्ज हुई, मजलूमियत का कार्ड खेलना चाहते हैं, लेकिन कानूनी तकाजे पूरा नहीं करना चाहते। जब उन्हें कहा गया है कि वो जाकर अपना बयान रिकॉर्ड कराएं और बंदे नामजद करें, तो क्यों नहीं जाते? अपनी हुकूमत है, अपना तफ्तीशी है, अपना सब कुछ है। एक बयान लिखें और जाकर उसको कहेंगे मेरे ये मुल्ज़म है। क्यों नहीं देते अपनी जेआईटी को? वो जब उन्हें अब एडिशनल सेशन जज वज़ीराबाद ने भी कहा है कि आपने जिसको भी नामजद करना है उस एफआईआर में जाकर अपने बयान से नामजद कर लें, नई एफआईआर की क्या जरूरत है? तो वो जाएं, जो उनको अदालत ने कहा है वो करें। फिर ये भी हकीकत है कि उन्होंने अभी तक अपने दस्तखतों से किसी लीगल फोरम पे कोई दरखास्त नहीं दी। चले, यानी आपको लगता है कि खान साहब को कोई खदशा नहीं है, लेकिन वो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि खान साहब के खदशात गलत हैं? पता है, ठीक है, आपको लगता है कि खान साहब के खदशात गलत है? काफी हद तक ये नैरेटिव बिल्डिंग का खेल लगता है मुझे लगता है। बाकी जान अल्लाह के हाथ में है, मारने वाले से बचाने वाला बेहतर है। अल्लाह हम उनकी जिंदगी के लिए दुआ गो हैं और उनकी लंबी सेहत के लिए भी दुआ गो हैं। लेकिन ये नैरेटिव बिल्डिंग लंबी जिंदगी और सेहत के लिए दुआ गो भी है। अंबर, आपको लगता है कि ये उनके खदशात जो हैं वो दुरुस्त नहीं है और ये नैरेटिव बिल्डिंग का खेल है? देखिए, एक बात तो मुज़म्मिल साहब की बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे करने ज़रूरी थे। जो मेडिको लीगल की नसीम साहब ने भी बात की, वो बहुत अहम है। बार बार जो एफआईआर जो दर्ज करानी थी और उसको किस तरह से कराना था, और भी तरीके हो सकते थे और क्या कर सकते थे, वो भी सामने हमारे। फिर मैंने जैसे जिक्र भी किया था कि जेआईटी जो पंजाब में बनी है उसमें भी बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई, जिससे ये भी नज़र आ रहा है, कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि वाकई अपनी मर्जी की तहकीकात चाहते हैं, इस वजह से ये बार बार तब्दीलियां हो रही हैं। आपकी हुकूमत है, आपके लोग हैं, खैर उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर खान साहब का खुदा ना खास्ता दोबारा से कुछ होता है तो फिर मुज़म्मिल साहब क्या कहेंगे? ये झूठा बयानिया बना रहे थे। आखिर इमरान खान साहब ने भी तो किस तरीके से एक आर्टिकल लिखा था, आपको याद होगा, जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का कत्ल हुआ था, कि वो खुद जिम्मेदार हैं। तो हमें ये बातें एहतियात करनी चाहिए, ऐसी बातें कहने की वजह से। ये जरूर हम कह सकते हैं कि खान साहब पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको सियासी तौर पर फायदा भी हो रहा है मजलूमियत का कार्ड खेल के। लेकिन ये रूल आउट करना कि उनको वाकई कोई ना कोई थ्रेट हो सकता है, मेरे ख्याल में, या खदशा उनका दुरुस्त भी हो सकता है, ये हम रूल आउट नहीं कर सकते और ना हमें ऐसा कुछ कहना चाहिए। सही। डॉक्टर नाज़िर? हाँ, मैं भी मुज़म्मिल साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ कि ये सिर्फ बयानिया बना रहे हैं, क्योंकि अगर ये बात मान ली जाए तो इससे पहले जो दूसरे रहनुमा कहते रहे, 3-4 मिसालें दी जा सकती हैं ना। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत से पहले वो बरमला कह रही थी कि मेरी जान को ख़तरा है और अगर मुझे कुछ हो गया तो फ़लाँ लोग ज़िम्मेदार हैं। उसमें परवेज़ इलाही का भी नाम था, परवेज़ मुशर्रफ का नाम था, 1-2 और लोगों के नाम थे। तो क्या वो मोहतरमा नैरेटिव बिल्ड कर रही थी? वो तो बेचारी अपनी जान से गई। नवाज शरीफ साहब जेल में थे, वो कहते थे जी मेरी यहाँ जान को ख़तरा है, वो निकल के भाग गए, क्या वो भी बयानिया बिल्ड कर रहे थे? अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है वो 30 साल से मुल्क से बाहर हैं, वो जब यहाँ थे यही कहते रहते थे मेरी जान को खतरा है, तो क्या वो भी बयानिया बिल्ड कर रहे थे? तो मेरा ख्याल है कि इस किस्म के खतरात को ये कहकर कि ये सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, मैं इमरान खान का आप सब जानते हैं कि कोई हामी नहीं हूँ, उनकी बहुत सी बातों से इख्तलाफ रखता हूँ, लेकिन कम अज़ कम यहाँ हमें एक मेरा ख्याल है कि फेयर ट्रीटमेंट देना चाहिए कि हमारे सियासी रहनुमाओं को बशमूल इमरान खान के
उनकी जानों को ख़तरा है और उनको पूरी सिक्योरिटी लेना जो है उनका हक़ है। और जो विक्टिम होता है, जो शिकार होता है जुर्म का, कभी भी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वो खुद उस जुर्म का जिम्मेदार था। मैं इमरान खान के बारे में ये नहीं कहूँगा, ना बेनज़ीर भुट्टो के बारे में ये कहा, जैसे भी अमर शमसी ने कहा कि वो बेनज़ीर के बारे में कहा जा, खुद इमरान खान ने कहा कि खुद जिम्मेदार थी। ये रवैये गलत हैं कि जो भी जुर्म का शिकार होता है तो उसको उस जुर्म का खुद जिम्मेदार करार देना रवैया गलत है। हमें इस रवैये से निकलना चाहिए। सही। नसीम सिद्दीकी साहब, ये पॉलिटिकल माइलेज लेने वाली बात पर आपकी क्या राय है? मुजम्मिल साहब, मैं नसीम साहब का कमेंट ले लूं, फिर आप एक साथ जवाब दे दीजिएगा सबको। बिल्कुल शाइस्ता, देखिए नहीं, मेरे ख्याल से मुजम्मिल साहब बड़ी सेंसिबल बातें करते हैं, लेकिन ये जो नैरेटिव वाली बात है ना, ये कोई भी बाय नहीं करेगा। जिस तरह अभी डॉक्टर नाजिर ने तो कुछ ज़िंदा लोगों की मिसाल दी, मैं बात करता हूँ हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे सहाफ़ी दोस्त जो थे अरशद शरीफ साहब, उन्होंने भी यही कहा था कि मेरी जान को ख़तरा है, इसीलिए वो अपना घर बार मुल्क छोड़ के चले गए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी लेटर लिखा, उन्होंने उनको भी कहा कि मेरी जान को ख़तरा है, और देखें कि वो शहीद कर दिए गए। तो जो भी कहता है कि मेरी जान को ख़तरा है, हमें उस बात को सीरियस लेना चाहिए, ये नहीं कहना कि नैरेटिव बिल्ड कर रहा है। और थोड़े से हमें अपने रवैये भी तब्दील करने पड़ेंगे। मुझे याद है कि जब बेगम कलसूम नवाज़ डेथ बेड के ऊपर थी और वो वेंटिलेटर के ऊपर थी, तो किस किस्म की बातें की जाती। तो क्या इस मुल्क में जब कोई शहीद कर दिया जाएगा या इस मुल्क या इस दुनिया से चला जाएगा तो हमें तब उसकी बात पे यकीन आएगा। जो भी बड़े लीडर हजरात होते हैं, अगर इमरान खान साहब के ऊपर एक दफ़ा हमला हुआ है और अगर टांग की बजाय गोली खुदा न खास्ता कहीं और लग जाती तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा टर्मोइल आ जाता, एक बहुत बड़ा सानिया हो जाता। तो जो एक दफ़ा गोली मार सकते हैं, ये बेसिकली एक शख्स नहीं है, ये माइंड सेट होता है। ये माइंड सेट बहुत है। मैं मिसालें यहाँ पे दे सकता हूँ। सुलेमान तासीर साहब का मर्डर हुआ, उसके अलावा आज़िम तारिक साहब का हुआ, बेशुमार लोग हैं। तो जब ये माइंड सेट होता है तो उसमें आप एक को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन हर किसी के दिमाग में नहीं घुस सकते। तो लाइफ थ्रेट बिल्कुल मौजूद है। वो मेरे ख्याल से उनके पास और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका वो नैरेटिव बना सकते हैं, और उन्होंने जो भी नैरेटिव बनाया है वो बड़ा कामयाब बनाया। तो मेरे ख्याल से उनको ये वाला नैरेटिव बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुजम्मिल साहब। देखिए, बेनज़ीर ने भी जो 3 नाम लिए थे वो भी मैं समझता हूँ पॉलिटिकल नैरेटिव था, क्योंकि वो तो जिम्मेदार नहीं निकले हैं। आप जब अपने सियासी हरीफों के नाम लेते हैं तो हमारे मुल्क में सियासी हरीफ एक दूसरे को कत्ल नहीं कराते हैं। हमने देखा है कि इस लेवल पे ऐसा नहीं होता है। आप उनको डिफेंसिव करते हैं। आप बेनज़ीर की आपने यूएन से भी तहकीकात करा ली, सब करा लिया, तो वो 3 लोग तो जिम्मेदार नहीं निकले जिनको बेनज़ीर ने कहा था। दूसरी बात यह है कि मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब जब लीगल प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे और मीडिया ट्रायल करना चाहते हैं लोगों का, तो दैट इज़ नैरेटिव बिल्डिंग। अगर वो कल उन तफ्तीशी के जाके बयान दें, उन्होंने अदालत में अपने नाम से रिट दायर की हो, लीगल मेडिको लीगल अपना कराया हो, लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हो, तो मैं समझूं कि वो बहुत संजीदा हैं इस मामले में। लेकिन जब वो लीगल फोरम से फरार इख्तियार करेंगे और मीडिया ट्रायल पर तवज्जो ज़्यादा रखेंगे कि रोज़ाना 2 इंटरव्यूज़ में ये बात कहनी है, हर तकरीर में ये बात कहनी है, FIR को एक इशू बना के रखना है, परवेज़ इलाही जिम्मेदार नहीं है लेकिन वो जिम्मेदार हैं, तो फिर मुझे ये नैरेटिव बिल्डिंग का खेल लगता है। उनके पास पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर से भी बेहतरीन सिक्योरिटी है, KP की पुलिस भी यहाँ लाहौर में मौजूद है, पंजाब की पुलिस भी मौजूद है, अपने उनके गार्ड्स भी मौजूद हैं, सारा बुलेट प्रूफ में वो रह रहे हैं। उनके पास तो 4 हुकूमतें हैं। एक 27 किलोमीटर की हुकूमत उनके लिए क्या कर सकती है? जब वो बेनीगाला भी होते हैं तो 2 सूबों की हुकूमत उन्हें गार्ड कर रही होती है, तो उनकी सिक्योरिटी का इशू नहीं है। बहरहाल ये आपकी नैरेटिव बिल्डिंग आपको लगता है कि नैरेटिव बिल्ड है सारा, ये आपकी राय है। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं इस्तेवेदास। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल के बायस मुल्क में खतरात बढ़ने लगे हैं। IMF से मुज़ाकरात ताख़ीर का शिकार होने से गैर यकीनी सूरत हाल में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। सरमायाकारों को डिफ़ॉल्ट से बचाने वाले 5 साला इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट CDS में रोज़ाना की बुनियादों पर इजाफा हो रहा है। आज ये 75.5% तक पहुँच गया है। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत मुल्क को मौजूदा सूरत हाल से निकालने की अहलियत रखती है? अंबर, लगता है कि सिचुएशन हैंडल कर पाएगी ये गवर्नमेंट?
देखिए, इस वक्त हालात वाकई जो मईशत के हैं वो इस वक्त तो अच्छे नहीं हैं। इस वक्त जो डिफ़ॉल्ट रिस्क है उसको बढ़ा दिया गया है और लेकिन ये मैं कह सकती हूँ क्योंकि मैं कुछ इकोनॉमिस्ट भी बात भी कर रही थी चेक करने के लिए कि डिफ़ॉल्ट है या नहीं, लेकिन वो नहीं है फ़िलहाल। स्टेट बैंक के गवर्नर ने भी कहा है कि $9 बिलियन रिजर्व में हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कुछ ताख़ीर हुई है, क्योंकि हम जो तवक्को कर रहे थे और हम जो चाहते हैं इस वक्त, जो बहुत सारे जो दौरे भी हुए हैं, चीन का दौरा हुआ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी गए, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कोशिश की, इसाक डार साहब भी जा रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। हमें फ़िलहाल बहुत ज़रूरत है कि हमारे जो कर्ज़े हैं वो रोल ओवर हों, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट रिस्क इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि हमारी कुछ कर्ज़े हमने अदा भी करने हैं। तो कुछ ये रोल ओवर चीन की तरफ से, कुछ हमें अगर सऊदी अरब की तरफ से जो सरमायाकारी के कुछ इन पाइपलाइन है, काम है, जो इसाक डार साहब भी बात कर रहे थे, वो हो जाए तो हमारा थोड़ा सा एक इस्तेहकाम ज़रूर आ सकता है। इसका ये नहीं मतलब कि मईशत की सिमत दुरुस्त का, इसका मतलब हमें फ़िलहाल जो एक खदशा है वो टल जाएगा। लेकिन मैं ये भी कहूँगी साथ साथ अब ज़ाहिर है मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के जो बड़ी अहद है, उनका दौरा ताख़ीर का शिकार हो गया। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ज़ाहिर है दीगर जो उन्होंने ममालिक में जिसमें भारत शामिल है उसका भी दौरा डिले कर दिया था। तो हमें अशद ज़रूरत है कि ये जो सियासी अदम इस्तेकाम है इसको सेटल करें। अब बात यही हो रही है कि शायद 28 और 29 नवंबर के बाद ही शायद कुछ मामला बेहतर होंगे, उसके बाद उनका दौरा हो सकता है। फिर दूसरी बात, लेकिन बहुत मेरे ख्याल में इस पर भी जायज़ा लेने की और नज़र रखने की ज़रूरत है। इसाक डार साहब जब आए थे उनका ये कहना था कि हम IMF की आंखों में आंखें डालकर उनको बराबरी से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो रिव्यू होना था IMF का वो भी ताख़ीर का शिकार है, जिसका ये मतलब है कि इस वक्त अब ताख़ीर का शिकार होगा तो ये अब छुट्टियों की, इनकी क्रिसमस की छुट्टियां होती हैं उसके बाद ही होगा। तो है उसमें भी हमारी जो अदम इस्तेकाम है, जो एक बिजनेस की और मैशत में एक पॉजिटिव आउटलुक होती है, वो फिर ज़ाहिर है गिर जाती है। तो बहुत मेरे ख्याल में हर फ्रंट पर काफ़ी क्रूशल ये नेक्स्ट 2 मंथ्स हैं। सही। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, ये दिवालिया होने का जो खतरा है, आपके ख्याल में हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं इस चैलेंज से निपटने के लिए? मेरे नहीं ख्याल में कुछ ज़्यादा ऑप्शंस पाकिस्तान के पास बचे हैं। आप कोई भी हुकूमत ले आएँ, आप इमरान खान को भी ले आएँ, आप मार्शल लॉ ले आएँ, आप मौजूदा हुकूमत को ले आएँ, इस मुल्क को एक बड़े मिसाक मईशत की ज़रूरत है जो अगले 10 साल के लिए हो, जिसमें सियासी पार्टियाँ अपने पॉलिटिकल कैपिटल के नुकसान के खौफ से फ़ैसले ना करें। देखिए, हमारे मुल्क में जो सर्कुलर डेट का इशू है क्यों नहीं सेटल होता, क्योंकि पॉलिटिकल कैपिटल का नुकसान हो जाता है उससे। अब इमरान खान साहब भी 4 साल में नहीं कर सके, अगर पिछले नहीं कर सके या ये नहीं कर सके। हमारी जो लॉस एंटिटीज़ हैं, जो हम उनसे जान नहीं छुड़ा पा रहे और वो हमारे बजट का बेसिक हिस्सा ले जाती हैं, लॉस एंटिटीज़ हम नहीं जान छुड़ा पाते क्योंकि हमारे पॉलिटिकल कैपिटल को नुकसान होता है। क्या 4 साल में इमरान खान ने कर लिया, क्या ये कर लेंगे? नहीं। पाकिस्तान को एक ग्रेटर डायलॉग और ग्रेटर इकोनॉमिक रेजोल्यूशन की ज़रूरत है, जो सब मिलकर स्टेक होल्डर्स साइन करें। कोई भी इक़्तिदार में आ जाए, वो रोड मैप अगले 10 साल रहना चाहिए ताकि हम इसमें से निकल सकें। ये ख़तरात पहले भी थे, ये ख़तरात आज भी हैं, ये ख़तरात रहेंगे भी। इस वक्त तो हमने 5 दिसंबर को अपने बॉन्ड्स की पेमेंट करनी है, $1 बिलियन की कैश। असल तो इशू वो है, मुझे नहीं लगता कि कोई IMF या कोई बैंक हमें डिफ़ॉल्ट कभी करार देगा पाकिस्तान को। जो हमने कमर्शियल मार्केट के पैसे देने हैं वो जो हैं, या हमने कोई चीज़ें ख़रीदनी हैं, उनकी वजह से हम डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं। तो पैसे उनके लिए चाहिए, किस्त ऊपर नीचे हो सकती है, पैसे जो देने हैं वो रुक सकते हैं, रोल ओवर हो सकता है, ममालिक से बात हो सकती है। वो ठीक है कि हम श्रीलंका नहीं हैं, हम पाकिस्तान हैं और हमारा अपना एक वज़न है जिसकी वजह से हमें कुछ फैसिलिटी मिल भी जाती है, लेकिन वो कब तक? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जब तक इस मुल्क में आप इलेक्शन भी करा लें, एक हुकूमत आ जाए और सियासी में काम बरकरार रहे और वो दूसरे लोग उस इलेक्शन के नतायज को ना माने और सड़कों पे आ जाएं, तो क्या होगा? तो इसलिए मैं समझता हूँ एक बड़े मिसाक मईशत की ज़रूरत है जिस पर तमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो, 6-7 दिन सब लोग बैठें और एक रोड मैप पर एग्री करें कि हमारा ये मुश्तरका एक माशी एजेंडा है जो सियासत से बालातर है। जब तक वो नहीं होगा
मशवरा तो आपने दे दिया, आप खुदा करे कि ये सब बैठने के लिए तैयार भी हो जाएं। डॉक्टर नाजिर, खतरा पहले भी था, खतरा अब भी है, फिर मिफ्ता को हटाने और इसहाक डार को लगाने का क्या फायदा हुआ? कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। मैं तो इसके ख़िलाफ़ ही था। मेरा ख्याल है मिफ्ता को ही चलने देते तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन जो असल सवाल है कि क्या इस हुकूमत के पास सलाहियत है या नहीं है, देखें ये इस मसले दो तरह के हैं ना। एक तो इसका फौरी हल होता है और एक देरपा हल होता है। तो फौरी हल की तो सलाहियत इनमें थी। वो फौरी हल ये था कि जो दिवालिया के दहाने पे हमारा मुल्क खड़ा हुआ था उससे इन्होंने किसी तरह से निकाल लिया, ये तो फौरी हल है। और अभी भी ये जो क्राइसिस है, मेरा ये ख्याल है कि ये फौरी तौर पर तो कुछ ना कुछ, जिसको कहते हैं ना लाइफ लाइन, हमारी मईशत की नब्ज़ चलने लगती है। यानी मुश्किल से ये होता है जो हम जिसको कहा जाए ना, वो नब्ज़ चला देते हैं। लेकिन असल मसला नब्ज़ चलाने का नहीं है या कोई फौरी हल का नहीं है। असल मसला देरपा हल, यानी जिसको लॉन्ग टर्म कहते हैं, तवील मुद्दत का हल। वो जब तक प्लानिंग नहीं होगी, मुज़म्मिल साहब ने भी यही बात की, लेकिन वो मिसाक़ मईशत से भी आगे की बात है। देखिए दो चार बुनियादी बातें इसमें समझने की हैं। ये मसला होता है हमारी आमदनी और अखराजात का। हमें ये देखना है कि हमारी आमदनी कितनी आ रही है और हम खर्च कितना कर रहे हैं और कहाँ पर कर रहे हैं। आमदनी में हमारे जो मसले होते हैं वो यही होते हैं, हमारे पास आबादी तो बहुत है, 14 करोड़ की आबादी है, हमें 24 करोड़ की आबादी है। उस आबादी को हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बहुत जल्द हम 30-35 करोड़ हो जाएंगे, तो भाई उसकी तरफ तवज्जो दो। दूसरा ये कि जो हमारे यहाँ यानी 23-24 करोड़ का मतलब ये है कि हर 2 साल बाद तकरीबन 1 करोड़ का इजाफा हो रहा है। 1 करोड़ लोगों के इजाफे का मतलब ये है कि उतनी आपको जॉब्स चाहिए, उतने हॉस्पिटल बेड्स चाहिए, उतनी आपको तालीमी इदारों की सहूलतें चाहिए। ये कोई आसान काम नहीं है। आप तसव्वुर करें कि 5-10 साल बाद क्या हाल होगा हमारा, तो उसकी प्लानिंग की ज़रूरत है। अच्छा, वो प्लानिंग है नहीं। स्किल्स जो होनी चाहिए, अब हमारा जो नौजवान आ रहा है ये तशद्दुद की तरफ क्यों माइल हो रहा है? इसके पास स्किल ना, अच्छी हम तालीम दे पा रहे हैं, ना हम इनको कोई अच्छी स्किल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं कि ये बैरून मुल्क में लोगों की ज़रूरत है। हमारे लोग बाहर जाते हैं, वहाँ कोई अच्छी जॉब नहीं कर पाते सिवाय इसके कि वो बेचारे मजदूरी करते हैं। तो उस तरफ इनको तवज्जो देने की ज़रूरत थी जो हम नहीं दे पाए। और आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि हमारे जो अखराजात हैं, देखिए हमारे बहुत ज़्यादा अखराजात गैर पैदावारी अखराजात हैं। उसके लिए हमें पड़ोसी मुल्कों से ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत है। उस तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। हम बीच में बैठे हुए हैं। अगर हम सिर्फ राहदारी खोल दें, अगर हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, तो सेंट्रल एशिया से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक ये पूरा रास्ता है। लेकिन हमारे जो 4 ममालिक हैं उनमें से अब ईरान से हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं, इंडिया से हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं, अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं। तो भाई इन सारे ख़राब ताल्लुकात की वजह से आपको दिफा पर इतना ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। खारजा पॉलिसी, मिशाक मईशत से ज़्यादा हमें मिसाक खारजा पॉलिसी की ज़रूरत है। खारजा पॉलिसी बेहतर करो, पड़ोसियों से ताल्लुकात बेहतर करो, गैर पैदावारी अखराजात कम करो, ताकि वो अखराजात जो कम हो वो अवाम की फलाह बहबूद पे लगें। ये हल है मसले का। सही, ठीक। नसीम सिद्दीकी साहब, ये जो खतरात मंडला रहे हैं, क्या लगता है, क्या अवाम पर मजीद बोझ पड़ने वाला है? क्या मजीद महंगाई बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ेगी, इसमें ना बढ़ने वाली तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो आपने पहले सवाल किया था बाकी पार्टिसिपेंट से, मैं ये कहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर झूठे बयानिए जो बनाए जाते हैं इसको भी ख़त्म होना चाहिए। जो एडवेंचरिज्म किया जाता है एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान, उसको ख़त्म किया जाए। सियासतदानों को काम करना दिया जाए। अभी जिस तरह डॉक्टर नाजिर ने कहा कि जी वो मुल्क दिवालिया के करीब था और इन्होंने आके संभाल लिया, यानी कि पेट्रोल 150 रुपये का था, डॉलर 180 रुपये का था, अरबों रुपए जो है वो एहसास प्रोग्राम में दिए जा रहे थे, नौजवानों को कर्जा दिया जा रहा था। कौन सा मुल्क दिवालिया का करीब था? ये झूठा बयानिया बनाया गया और हमेशा सियासतदानों के साथ हुकूमत नहीं करने देती, एडवेंचरिज्म किया जाता है। जब मुशर्रफ साहब ने हुकूमत छोड़ी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, आपने देखा कि उस वक्त बिजली का कितना बड़ा बहरान छोड़ के गए थे। पीपल्स पार्टी ने थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बाद जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म आए, तो उन्होंने आके बिजली के मुआहदे किए और पाकिस्तान में बिजली दोबारा वापस आई। नहीं तो पीपल्स पार्टी के दौर में 1 घंटा आती थी, 1 घंटा जाती थी, आवाम बहुत परेशान थी, लेकिन उनको भी गवर्नमेंट नहीं करने दी गई। आपने देखा कि पीपल्स पार्टी के दौर में जब अदालतों में बुलाया जाता था और वो एक लेटर को लेके चल रहे थे, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म और हुकूमत टोटल डिस्टर्ब रहती है। इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब को अपना टेन्योर एज अ वज़ीर आज़म मुकम्मल नहीं करने दिया गया। उनके ऊपर भी पनामा की तलवार लटकती रही, अकामा की तलवार लटकती रही। इससे नुकसान मुल्क का होता है। और उसके बाद जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई, वो कोशिश कर रहे थे, उनके दौर में
में टैक्स कलेक्शन बेहतर हुई, उनके दौर में FBR अच्छा परफॉर्म कर रही थी, रेमिटेंसेस बहुत अच्छी आ रही थी, चीज़ें स्मूथली चल रही थी। अगर एक साल और चलने दिया जाता तो वो शायद अपनी मकबूलियत, महंगाई की वजह से अपने बोझ तले आप दब जाते हैं, लेकिन एक एडवेंचरिज्म हुआ मुल्क में जिसकी कॉस्ट पाकिस्तान को उठाना पड़ी। डॉलर महंगा होता चला गया, रुपए की कीमत कम होती चली गई। तो सियासतदानों को उनका काम करने देना चाहिए, हुकूमतों को चलने देना चाहिए। जब तक ये एडवेंचरिज्म खत्म नहीं होगा मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। ठीक है, डॉक्टर नाजिर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हाँ, मैं नसीम सिद्दीकी साहब की एक बात से इत्तेफाक करूंगा और एक बात से इख्तलाफ करूंगा। जिस बात से मुझे इत्तेफाक है वो मैं मुत्तफिक हूँ कि ये उस इमरान खान को चलने देना चाहिए था। जितनी गैर नामकबूल उनकी हुकूमत हो गई थी, अगर वो चलती रहती तो आज वो मज़ीद नामकबूल होती। यहाँ तक, और वैसे भी जमहूरी रिवायात के मुताबिक भी जैसी भी थी उस हुकूमत को 5 साल अपने मुकम्मल करने चाहिए थे। एक बात जी। लेकिन इस बात से मैं इख्तलाफ करूँगा जो इन्होंने कहा ना कि मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर खड़ा हुआ नहीं था। भाई मेरे, अगर दिवालिया होने के दहाने पर खड़ा नहीं होता तो हमारे इदारे न्यूट्रल नहीं होते। हमने ये देखा है कि इससे पहले जो सेनेट के इलेक्शन थे वो सारे मैनिपुलेट किए गए, यानी जो वोट पहले आने थे वो एकदम से सारा पलट के जो है वो हासिल बिज़िन जो हार गए। तो उस वक्त तक लोग मुतहर्रिक थे इमरान खान को बचाने में, लेकिन जब ये देख लिया गया कि अब इमरान खान मुल्क को दिवालिया करने की तरफ ले जा रहे हैं और अगर दिवालिया हो गया मुल्क तो जो कुछ भी मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, इसलिए वो मजबूरी के तौर पर न्यूट्रल हुआ और न्यूट्रल होने के नतीजे में इमरान खान की हुकूमत चली गई तो दिवालिया तो हो रहा था। 10 अप्रैल से पहले किसी इकोनॉमिस्ट ने ये बात नहीं की थी। चलिए, अंबर कुछ ऐड करना चाह रही है? ये बात नहीं की थी 10 अप्रैल से पहले। मैं भी नवीद साहब की बात से के इख्तिलाफ करूंगी, क्योंकि शबर जैदी उन्होंने बात की थी। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट उस वक्त बात कर रहे थे कि जब पेट्रोल की सब्सिडी उसको दी थी इमरान खान साहब ने IMF के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके, तो आपको क्या लगता है कि 3 या 2 महीने आपने सब्सिडी देकर लोगों को खुश तो कर दिया और महंगाई कम तो कर दी, लेकिन उसका बोझ आखिर में आवाम पे ही पड़ता है ना, क्योंकि फिर आपको बजट से निकालना पड़ता, पैसे नहीं थे। बहुत सारे इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट बात कर रहे थे कि हम जैसे अब इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि हम श्रीलंका की तरफ शायद जा सकते हैं, दिवालिया होने के चांसेस ज़रूर थे। मेरे ख्याल में आप भी दोबारा से चेक कर लें टाइमलाइंस के किस तरह से लोगों ने उस वक्त बात करे थे और जो खदशे का जिसका इजहार किया था वो उसमें हकीकत बिल्कुल थी, ये गलत बयानिया नहीं था। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल मैं ज़रूर कहूँगी कि हालांकि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो एक आईनी तरीका है, लेकिन इस हुकूमत को, जो इत्तेहादी हुकूमत है, इन सियासी जमातों को इन्होंने ज़ाहिर है सोच कर फैसला किया होगा कि आगे उनके साथ क्या होना है। लेकिन अगर इमरान खान साहब को चलने दिया होता, मैं सियासी तौर पे बात कर रही हूँ, मैं आईनी कानूनी तौर पे नहीं बात कर रही, तो शायद इस वक्त उनकी जो उनको ये बोझ ना उठाना पड़ता और ये उनका नुकसान ज़रूर हुआ इससे। सही, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क में बदतरीन सैलाब को गुजरे 3 माह हो गए मगर मुतासरीन इमदादी अशिया और बहाली की ज़रूरियात से मुतालिक ताहाल मालूमात इकट्ठी नहीं हो सकी हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास में आदादोशुमार न होने पर अफसोस का इजहार किया गया है। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत सैलाब मुतासरीन को नज़रअंदाज कर रही है? मुजम्मिल साहब, देखिए, ये आदादोशुमार किसने इकट्ठे करने थे? लोकल गवर्नमेंट किसके पास है? लोकल वहाँ पे DSP, तहसीलदार, कानून गो, लोकल जो वहाँ पे थाना, लोकली को फेडरल गवर्नमेंट तो वहाँ मौजूद नहीं है, उसका कोई अहलकार मौजूद नहीं है। ये सूबाई हुकूमतों का काम था ये डाटा इकट्ठा करना, फिर इस डाटे को प्रेजेंट करना, इसको NFC में लेके आना, इसके लिए स्पेशल ECC की मीटिंग करवाना। लेकिन हमने ये देखा है कि जिन सूबों में सैलाब आए हैं उन सूबाई हुकूमतों ने वो काम नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। ना तो रिलीफ का वो काम किया, कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी, उनका ख्याल था कि फेडरल गवर्नमेंट पे जिम्मेदारी डाली जाए और हम जो है अपने पॉलिटिकल दूसरे कामों में मसरूफ़ रहें। देखें, सैलाब 4 जगह आया है, बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा आया है, पंजाब के 4 डिस्ट्रिक्ट्स में आया है, सिंध में आया है, KPK में आया है।
सिंध की गवर्नमेंट की कारकर्दगी भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही है, केपी की गवर्नमेंट की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही है, पंजाब की नहीं रही है, बलूचिस्तान की नहीं रही है। ये जो सूबाई हुकूमतें हैं इनकी तवज्जो सैलाब ज़दगान की तरफ नहीं थी। इनको लगा कि हमारे लिए ये कोई पॉलिटिकल कैपिटल का मसला नहीं है, इनकी मदद करना ये मलबा फेडरल गवर्नमेंट पे जाएगा। लिहाजा मुझे पंजाब की गवर्नमेंट भी संजीदा नहीं लगी, सिंध भी उस तरह संजीदा नहीं लग रहा, केपी भी नहीं लग रहा, गिलगित भी नहीं लग रहा। यानी आपको लगता है कि इस मामले में कोई भी संजीदा नहीं है? डॉक्टर नाजिर, अभी तक मुतासरीन से मुतालिक मालूमात इकट्ठी नहीं हुई, फिर ये मालूमात कैसे इकट्ठी हो गई कि इतने अरब डॉलर का नुकसान हो गया? नहीं, उसके लिए तो बाकायदा असेसमेंट हुई थी। वो जो इतने अरब डॉलर, जो 32 अरब डॉलर की फिगर आई है, जिसमें से 16 अरब डॉलर के बारे में कहा गया है कि ये बैरून मुल्क से मिलेंगे तो काम आगे बढ़ेगा, तो उसके लिए तो एक इंटरनेशनल डोनर्स एजेंसीज़ का एक पैनल बैठा था और जिसमें UN भी शामिल थी। उन लोगों ने मिलकर जाकर इलाकों में देखकर असेसमेंट की, उस असेसमेंट के नतीजे में ये फिगर आई है। तो वो फिगर तो ठीक है, जो मज़ीद डिटेल डेटा जो है ना, तफसीली जो आदाद शुमार आने हैं वो नहीं आए हैं। और उसकी जिम्मेदारी बिल्कुल मुजम्मिल साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि असल में हमारे यहाँ किसी भी सूबे ने जो निचली सतह की हुकूमतें हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ये एम्पावर नहीं करते, उनको कोई इख्तियारात नहीं देते। अगर वो फंक्शनिंग हो तो सैलाब आने के बावजूद भी वहाँ से कुछ ना कुछ काम हो सकता था। तो मैं इस नज़रअंदाज करने की जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो मैं वफाकी से ज़्यादा सूबाई हुकूमतों को समझता हूँ, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारी चीज़ें सूबाई हुकूमतों को मुंतकिल हो चुकी हैं और अब इस वक्त ये उनकी जिम्मेदारी थी। सही। नसीम साहब, देखिए, इस मुल्क का मसला सैलाब नहीं है या सैलाब ज़दगान नहीं है, इस मुल्क का मसला तो तोशा खाना है। देखें ना, तोशा खाना के पीछे बैठ के जो कराची से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू होती हैं, वो इस्लामाबाद तक पहुंचती हैं, सारा दिन सारे वज़रा जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। जब तोशा खाना इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है तो फिर सैलाब ज़दगान का डाटा कौन जमा करेगा? आपने जिस तरह कहा कि पैसे मिलने थे तो बहुत जल्दी डाटा इकट्ठा हो गया और तखमीना लगा लिया गया, भाई वो पैसे मिलने थे इसलिए फौरी तौर पर काम कर दिया। जब आपने पैसा डिसइम्बर्स करना है, लोगों को फैसिलिटीज़ देनी है, जो सैलाब ज़दगान है उन बेचारों की मदद करनी है, तो वहाँ पे आपकी सूबाई हुकूमतें कहाँ गई? और सबसे ज़्यादा इसमें कसूर सिंध की सूबाई असम्बली का है, उन्होंने तो बिल्कुल भी कोई काम नहीं किया। जी सही। अंबर, देखिए, मैं कहूँगी कि सबसे बड़ा इस वक्त मसला तोशा खाना तो ये 2 दिन की बात है। असल तो मसला है कि आर्मी चीफ कौन बनेगा, ये तो आप भूल ही जाते हैं। तो ये एक बड़ा मसला है। और उससे पहले बड़ा मसला क्या था? इमरान खान साहब, उनका धरना कब होगा, लॉन्ग मार्च कब होगा? हाँ बिल्कुल, आपके मेरे नहीं चलते। इमरान खान साहब कब लॉन्ग मार्च करेंगे, कब आएंगे इस्लामाबाद, अब कब पिंडी आएंगे, शायद हफ्ते को ऐलान करेंगे। देखिए, असल जो आप जिम्मेदारी, बिल्कुल सही कहा मुजम्मिल साहब ने, ये सूबाई हुकूमतों की है, लेकिन आप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को क्यों भूल रहे हैं? इस वक्त जो सवाल जवाब हुआ जिससे ये खबर सामने आई, और ये एक कायमा कमेटी थी कौमी असम्बली की, और सवाल किसने पूछा था? डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, जो सिंध की हैं, MNA हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन्होंने सवाल किया था कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में कितने मुतासरीन हैं। नहीं जवाब मिला था। तो ये NDA में एक भी काम था। 2010 के सैलाब में हमें अपडेट्स मिलती थी कि कहाँ सैलाब है, कहाँ कितने मुतासर हुए हैं और क्या क्या हुआ है। यहाँ NDA में भी नाकाम रही है, PDMAs भी नाकाम रही है। यानी जिम्मेदारी ज्यादातर जो है वो सूबाई हुकूमतों पर आयद होती है। आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।